जय हिंद एसआरपियंस, जय हिंद क्लास 11। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। मी धर्मेंद्र सिंह, योर हिंदी टीचर। पिछली कक्षाओं में आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में आए हुए पाठों को पढ़ा कुछ। आज हम आपके गद्य खंड में दिए गए पाठ स्पीत में बारिश जिसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है। धुआं है यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1934 ईस्वी में हुआ था। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रायनी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इन्हें लोहिया सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। कृष्णनाथ जी उच्च कोटि के रचनाकार थे। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहां की यात्रा करते हैं वहां वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय लोग
होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी हुआ विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। अब हम पाठ को आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पाठ का नाम है, शीर्षक है स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगा योग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। योग का अर्थ होता है मिलाप। आकस्मिक माने अचानक घटना। अलंग मतलब जिसको पार न किया जा सके। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है। शीत में प्रायः असंभव है। अवज्ञा मतलब आज्ञा को न मानना। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब यह साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सृजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। स्वायत्त माने स्वतंत्र, सृजी माने रची है, संहार मतलब होता है अंत। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो चिलिंग गोंदपा में मैंने देखा। हरकारा माने होता है डाकिया। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। हदस माने डर कर। चांगमा मतलब एक पेड़ का नाम है। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोल कर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। अप्रतिकार मतलब विरोध न करना, पद्धति माने तरीका।
स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की गणना के अनुसार 3,231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज्य से भारत को जस का तस मिला। जस का तस मतलब ज्यों का त्यों। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। दूरगामी का अर्थ होता है दूर तक जाने वाला। अधीनता मतलब होता है गुलामी। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे। फिर 1847 में वो कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। शरीक मतलब सम्मिलित। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थक से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते। नोनो एक स्थानीय शासक होता है, एक पद होता है। अठारह सौ 73 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। रेगुलेशन मतलब होता है कानून। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकारी नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। फौजदारी मतलब होता है मारपीट। स्वराज्य मतलब अपने राज्य। उन्नीस सौ 66 में जब हिमाचल प्रदेश का राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो। छोर माने किनारा। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है।
स्पीत पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीत में आती है। स्पीत से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीत नदी से प्रीति है। स्पीत में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीत के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीत की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अब हम आपको इन्हीं पैराग्राफों पर आधारित कुछ प्रश्न देंगे जिनको आप करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं आपको और कठिनता आती है, क्लिष्टता आती है तो आप अपने सायंकाल जो भी आपको समय निर्धारित किया गया है उस निर्धारित समय के अंतर्गत आप उपस्थित होकर अपने उन शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, स्पीत का नाम इतिहास में कम क्यों है? स्पीत का नाम इतिहास में कम क्यों है? प्रश्न संख्या 2, लेखक को स्पीत में लोगों के रहने पर आश्चर्य क्यों होता है? लेखक को स्पीत में लोगों के रहने पर आश्चर्य क्यों होता है? प्रश्न संख्या 3, स्पीत की जनसंख्या प्रति वर्ग मील कितनी है? स्पीत की जनसंख्या प्रति वर्ग मील कितनी है? प्रश्न संख्या 4, स्पीत का भौगोलिक परिचय दें। प्रश्न संख्या 5, स्पीत की 2 प्रमुख नदियों के नाम बताएं। स्पीत की प्रमुख 2 नदियों के नाम बताएं। प्रश्न संख्या 6, स्पीत को प्राप्त करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? पुनः सुन लें, स्पीत को प्राप्त करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? अब आप इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा। पुनः बता रहा हूं कि सायंकाल आप अपने दिए गए समय में उपस्थित होकर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद सार्पियंस।